देखिए और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया बच्चे, आप बताइए। बेटा टीचिंग भी होगा, घबरा क्यों रहे हो? अभी तो रिसर्च की भी एक क्लास बाकी है। आज शाम को रिसर्च खत्म होगा, देखेंगे 7 बजे या 5 बजे रिसर्च की क्लास लेंगे, उसके बाद टीचिंग खत्म करेंगे। टेंशन मत लो, सब खत्म करवा के जाऊंगा, घबराओ मत। सिलेबस खत्म करवाने की जिम्मेवारी मेरी है, आप उसकी टेंशन मत लो। होगी 2 बजे भी क्लास होगी, 2 बजे पेपर 2 की क्लास होगी। अरे भाई रुक जा। हाँ, ये पहली क्लास है कम्युनिकेशन की, तो जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं अपना। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। बचे हुए एग्जाम देखिए, वही डेट तो मुझे लगता है वही होनी चाहिए, है ना? वही डेट्स होनी चाहिए जो पहले आई थी। स्पेशल क्लास बच्चे मेरी प्रोफाइल में ही मिलेगी आप लोगों को। हाँ हाँ, कंप्लीट मिल जाएगी। नहीं, आपको प्रीवियस क्लासेस बच्चे कवर करनी पड़ेंगी, रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हो। यू कैन कवर इट फ्रॉम रिकॉर्डिंग। चलिए अब बात करिए, शुरू करते हैं हम कम्युनिकेशन के बेसिक्स के बारे में। अब ध्यान से सुन लीजिएगा कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन आप लोगों की इजी यूनिट है एज कंपेयर टू अदर। देखा जाए थोड़ी सी छोटी भी है, इट इज एन इजी यूनिट बोल सकते हो आप इसको। अगर आप बाकी यूनिट्स के साथ कंपेयर करोगे तो ये आपकी इजी यूनिट है, बाकी यूनिट्स के साथ अगर हम इसको कंपेयर करेंगे। सो इजी यूनिट इस वजह से क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारी जो डेली लाइफ है ना उसके साथ काफी रिलेटेड होते हैं। समझते हो? हमारी जो डेली लाइफ होती है उसके साथ रिलेटेड होते हैं, क्योंकि देखो कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है या एक ऐसा स्किल है जो हमें हर रोज जरूरत पड़ती है। हम हर रोज कम्युनिकेशन करते हैं, यस और नो? अभी भी हम क्या कर रहे हैं? अभी भी हम कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं। अभी भी हम क्या कर रहे हैं? अभी भी हम कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन के बिना हमारी लाइफ है वो एक तरीके से जीरो हो जाती है, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और ये कम्युनिकेशन है वो सिर्फ इंसान ही नहीं करते हैं, वो एनिमल्स में भी होता है। यस, जानवर भी कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं। आई होप कि ये बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगी। इवन के आप भी एनिमल्स के साथ कम्युनिकेशन करते हो। ठीक है, आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने
पेट्स रखे होंगे अपने घर पे, कोई डॉग है, कोई रैबिट है या कोई कैट है, वो रखी होगी, वो आपके साथ बात करते हैं, आप उनके साथ बात करते हो। तो कम्युनिकेशन इज अ यूनिवर्सल कोड, ये आप लोगों का एक यूनिवर्सल कोड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसान ही कम्युनिकेशन करते हैं, एनिमल्स भी कम्युनिकेशन करते हैं, बर्ड्स भी कम्युनिकेशन करते हैं, वो सारे कम्युनिकेशन करते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब समझिए। कम्युनिकेशन का मतलब है यहां पर हमारे पास एक मैसेज है, उसको हम किसी पर्सन के पास सेंड कर रहे हैं। ये एक मैसेज था, ये यहां से यहां पे आता है। यहां वाला पर्सन वो है जो सेंडर है, और ये वाला बंदा कौन है? ये रिसीवर है। तो सेंडर से रिसीवर तक कोई बात पहुंचाई जाती है, और रिसीवर उस बात को समझने के बाद सेंडर को क्या देता है? फीडबैक देता है। जब कम्युनिकेशन टू वे होता है, मतलब दोनों साइड, उस कम्युनिकेशन को हम कौन सा कम्युनिकेशन बोलते हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का नाम दिया जाता है। उस कम्युनिकेशन को क्या नाम दिया जाता है बच्चे? दैट कम्युनिकेशन इज बेसिकली नोन एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, कि लोग हैं वो आपस में किस तरीके से बात करते हैं। वैसे कम्युनिकेशन वन वे भी होता है, समझ रहे हो ना? वन वे भी होता है हमारा कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए उसके अंदर फीडबैक का होना जरूरी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक होगी, तभी आप उसको क्या बोलोगे कि ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई लेक्चर दे रहा हूं और आप मेरे साथ बात नहीं कर सकते, आप मेरे साथ बातचीत नहीं कर सकते, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको वो लेक्चर समझ भी आया या नहीं आया? है ना? मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको वो बात आपको वो बात समझ आई या नहीं आई, या जो मैसेज मैंने आपको दिया वो आपके दिमाग में बैठा या नहीं बैठा? मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। तो यहां पर आप लोग फीडबैक देते हो, जैसे आप कमेंट लिख रहे हो, ये फीडबैक है। आप पिक्स भेज देते हो, वो फीडबैक होती है। आप माइक रेज द हैंड करते हो, आप माइक पे आते हो, आप वहां पे बात करते हो। ठीक है, हम अभी शुरू करेंगे कम्युनिकेशन की हर क्लास में। हम लास्ट में 15 मिनट यही बात करने वाले हैं, ठीक है? तो लास्ट 15 मिनट में हम थ्रू माइक है वो आपस में बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये यूनिट ही कम्युनिकेशन है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन, लेट्स मेक इट प्रैक्टिकल। सो इस वजह से जब भी हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करेंगे, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सीधा सा मतलब है कि जब कम्युनिकेशन में फीडबैक इन्वॉल्व है। क्या है? फीडबैक इन्वॉल्व है। अगर कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं है तो उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन का नाम नहीं दिया जा सकता। तो उसको आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये सिंपल सी बात है। अब हम कुछ फाइल अपलोड करते हैं, पीपीटी, फिर शुरू करते हैं। कितनी देर लगाएगा भाई पीपीटी अपलोड करने में? इतना स्लो? सॉरी, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 आध मिनट लगेगा सर। चल रही है। होई होई होई। ओके,
तो पहले तो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, इसकी ना 4 स्लाइडों पे कम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इसको एक बार अपने एंड से पढ़िएगा। आने वाली क्लासेस में ये सारे किसी ना किसी टॉपिक का पार्ट बनेंगे, तो आप इसको खुद से पढ़ के आइएगा जरूर से घर से, ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। पूरे सिलेबस में से ये चीजें निकाली गई हैं, तो आप इसको अपने एंड से एक बार जरूर से पढ़िएगा बाद में जब भी आपको टाइम मिलता है, ठीक है। हम शुरू करते हैं कम्युनिकेशन। यहां पर हमारे पास एक बंदा है जो मैसेज सेंड करता है। कौन है? एक सेंडर है। यहां पर कौन है? एक सेंडर है, उसके पास मैसेज है और एक रिसीवर है। मैसेज है, एक सेंडर है और एक रिसीवर है। सेंडर का मतलब व्हाट यू मीन, कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। मतलब मैं जो मैसेज भेज रहा हूं उसमें मेरा मीनिंग इन्वॉल्व होगा कि मैं सामने वाले को क्या मैसेज देना चाहता हूं, ठीक है। व्हाट द मैसेज आई वांट टू डिलीवर। व्हाट यू से, मैसेज का मतलब कि मैंने क्या कहा, और रिसीवर का मतलब व्हाट आई हियर, व्हाट आई हियर। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता क्या आ जाता है, हम कम्युनिकेशन को तभी इफेक्टिव मानते हैं बेटा जब जो चीज मैंने बोली है वही सामने वाले को सुनाई दी है और उसने उसी तरीके से उसको समझा है। क्लियर? जो सेंस है वो सेम होनी चाहिए, इट शुड बी इन द सेम सेंस। मैंने जो बात बोली है अगर सामने वाले को भी वही बात समझ में आई है, तभी हम बोलेंगे कि ये जो कम्युनिकेशन है वो आप लोगों का क्या है, दैट इज योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तभी आप उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलोगे। अगर मैंने यहां पे कुछ और बोला, सामने वाले को कुछ और सुनाई दिया, तो उसे आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बोलते, है ना। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, दो एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे आपने बोला वोकैबुलरी, आपने बोला वोकैबुलरी और सामने वाले को क्या सुनाई दिया, वो क्या बोल रही। जैसे आपने बोला कि तुम्हारी जिंदगी में कोई कमी ना आए, और सामने वाले को क्या लगा, तुम्हारी जिंदगी में कमी ना आए। से आप बोल देते हो कि दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपके मैसेज का कॉन्टेक्स्ट एकदम से चेंज कर देते हैं। अब इसमें एक कॉमे से भी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे आप बोलते हो कि आप अपनी दादी को बोलते हो, आप अपनी दादी को बुला रहे हो किसके लिए, खाने के लिए। लेट्स ईट ग्रैंडमा। आप अपनी दादी को क्या बोले कि चलो दादी खाना खाते हैं, और वही कहीं पे अगर आप भूल गए कॉमा डालना तो आप क्या बोलोगे, लेट्स ईट ग्रैंडमा, दादी को ही खा जाओ। समझ रहे हो ना। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें छोटी से छोटी चीज से भी मीनिंग है वो क्या हो जाता है, वो एकदम से बदल जाता है। छोटी सी बात को अगर आपने इधर उधर कर दिया तो चीजें चेंज हो जाती। जैसे किसी ने ये लिखा हुआ था कि वुमेन विदाउट मैन आर नथिंग। ध्यान से समझना इस चीज को
किसी ने ये लिखा हुआ था कि जो औरतें हैं, वुमेन, मर्दों के बिना कुछ भी नहीं है। किसी औरत ने उसको पढ़ा, उसने पढ़ा वुमेन विदाउट मैन आर नथिंग। देखो कॉमा आगे पीछे किया और लाइन का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। समझ रहे हो ना? तो जो कम्युनिकेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है और मैं आपको टू बी सीरियसली, मुझे सबसे ज्यादा मजा कम्युनिकेशन पढ़ा के आता, क्योंकि इसमें मैं आपको इतनी एग्जांपल दे सकता हूं, इतनी सारी एग्जांपल दे सकता हूं कि एग्जांपल्स खत्म नहीं होंगी, हमारा टाइम खत्म हो जाएगा क्लास का। तो इस वजह से कम्युनिकेशन में ये दोनों ही चीजें बहुत मैटर करती हैं। सबसे पहले तो कि कम्युनिकेशन का इफेक्टिव होना जरूरी है, और दूसरा कम्युनिकेशन का सेंस है वो भी सेम टू सेम रहना चाहिए। ठीक है जी। सो यहां पर मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स दी हैं। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं। जो कम्युनिकेशन वर्ड है ना, वो लैटिन वर्ड से आया। कौन से वर्ड से? लैटिन। कम्युनिस या कम्युनिकेयर, दो वर्ड हैं, कम्युनिस या कम्युनिकेयर, जिसका मतलब है टू मेक कॉमन, जिसका मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है अगर कोई चीज कॉमन होगी तभी सामने वाले को समझ आएगा। मतलब कम्युनिकेशन तभी होता है जब उसमें कुछ कॉमन होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर पंजाबी में पढ़ाऊं और आप लोगों को पंजाबी समझ नहीं आई है, तो आपको क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है। मैं एक ऐसी लैंग्वेज यूज करूंगा जो आप लोगों को भी समझ आए। The communication means to make common fact, information, thoughts, and requirement. Communication therefore is the exchange of thoughts, messages, information by the way of speech, signal और writing. और communication अलग-अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है? जो communication होता है बच्चे, वो अलग-अलग तरीके से हो सकता है। वो आपका रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, अलग-अलग तरीके से हो सकता है। Communication is a two-way process. जो कम्युनिकेशन है वो एक टू वे प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन में हम टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। आपकी बात मेरे तक तभी पहुंचेगी जब मैं आपकी बात का आंसर दूंगा। इट एम्फेसिस ऑन शेयरिंग कॉमन इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड मैसेज। इट इज नॉट मेयरली इशूइंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है कि आप कोई मीनिंग डिलीवर करना चाहते हो, आप अपने आइडियाज को एक्सचेंज करना चाहते हो, आप अपने मैसेजेस और इंफॉर्मेशन दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में क्या करना चाहते हो? शेयर करना चाहते हो through a medium in manner that sender and the receiver understand the message in common sense। कि common sense में वही चीज समझ आए जो मैं बोलना चाहता हूं, वही सामने वाले को समझ आ रहा है। मैं जो बात बोलना चाहता हूं सामने वाले को वही बात है वो समझ आ रही है। तो कम्युनिकेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? The process of passing information and understanding from one person to another. It is essential to bridge of meaning between people। दो लोगों के बीच में जो इंफॉर्मेशन शेयर होता है, जो मीनिंग है वो शेयर किया जाता है। All communication is essentially sharing of information or some message. Communication is the most important of our social activities। जो कम्युनिकेशन है वो हमारी सोसाइटी की, जो सोसाइटी में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज्यादा हम कम्युनिकेशन के थ्रू ही बात करते हैं। यस, पूरा दिन हमारा कम्युनिकेशन होता है। आप किसी ना किसी के साथ बात करते रहते हो। इवन कि अगर कोई आपके साथ नहीं है तो आप खुद के साथ कम्युनिकेशन करते हो, जिसको आप इंट्रापर्सनल का नाम देते हो। जिसको आप कौन सा नाम देते हो? आप इंट्रापर्सनल का नाम देते हो जब आप अपने आप के साथ बात करते हो। When you talk with yourself, आप अपने आप के साथ बात करते हो, अपनी भावनाओं को खुद के साथ बात करते हो। जैसे ये देखो, यहां पर मैसेंजर है, एक बंदा जो मैसेज भेज रहा है।
इंफॉर्मेशन भेज रहा है, इनपुट दे रहा है, व्हाट आई मीन, कि मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का क्या मतलब है। फिर उसको वो कोड करता है, ठीक है, कोडिंग। जो भी मैसेज आप भेजोगे ना उसको कोड के थ्रू भेजोगे, क्योंकि आप मैसेज आप एक स्पेसिफिक पर्सन तक भेजना चाहते हो कि उसको वो समझ आ जाए, कि उसको वो समझ आ जाए। इस वजह से आप उसको कोड करते हो। कोडिंग का मतलब यहां पर आप ऐसे समझ लीजिए कि आप लॉक लगाते हो। कोडिंग का मतलब क्या हुआ कि यहां पर आप एक तरीके से उसको लॉग लगा देते हो, ताकि अगर किसी बंदे ने उस मैसेज को समझना है तो उस लॉग को खोलेगा। एक प्राइवेसी की बात करते हैं, है ना। जैसे आप व्हाट्सएप है, मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप व्हाट्सएप की बात करते हो ना, जब आप व्हाट्सएप को खोलते हो तो व्हाट्सएप में आप लोगों को एक बात नजर आती है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, है ना। जैसे आप किसी को मैसेज भेजते हो तो मैसेज में आपको ये दिखाता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड लिखा हुआ होता है। एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ कि आपकी और उस बंदे के बीच में जो भी बात होगी, चाहे वो ऑडियो के थ्रू होती है, चाहे वो वीडियो के थ्रू होती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में होती है, तो वो सिर्फ आप दो लोगों के बीच में ही रहेगी, किसी थर्ड पर्सन के पास वो नहीं जाएगी। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मतलब आपके एंड से भी एनक्रिप्टेड है, सामने वाले के एंड से भी एनक्रिप्टेड है। क्लियर है। तो इस वजह से उसको हम एनकोडिंग बोल देते हैं। फिर उसको आप चैनल के थ्रू भेजते हो। चैनल का मतलब क्या हुआ, चैनल का मतलब होता है आप लिख रहे हो, उसको बोल रहे हो ग्राफिक्स के थ्रू, फिर उसको आप डी कोड करते हो। डी कोड कौन करेगा, जो रिसिपेंट है। फिर सामने वाला जब उसको पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको क्या करेगा बच्चे, उसको वो डी कोड कर देगा। अब उसको क्या कर देगा, वो डी कोड कर देगा। डी कोड करने का मतलब क्या है कि उसे समझ आ जाएगा कि व्हाट आई मीन, व्हाट आई मीन। ठीक है। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ अ कम्युनिकेशन। यहां पर एक सेंडर है, उसके पास एक मैसेज है। चैनल और मीडियम दो अलग अलग चीजें होती है। मैं आपको आगे की स्लाइड में समझाऊंगा कि चैनल और मीडियम में क्या फर्क होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसके पास एक मैसेज है, उसको वो सेंड कर रहा है, उसको वो कोड करेगा, डी कोड एनकोड करेगा मैसेज को। उसके बाद वो सामने वाले तक उस मैसेज को क्या करेगा, पहुंचाएगा। और सामने वाला उसको अंडरस्टैंड करेगा, और सामने वाला उसको अंडरस्टैंड करके अपनी फीडबैक प्रोवाइड करेगा। ठीक है। सामने वाला उस चीज को अंडरस्टैंड करके क्या करेगा, अपनी फीडबैक को प्रोवाइड करेगा। प्ले अ वाइटल रोल इन राइट फ्रॉम अवर चाइल्डहुड। जैसे छोटे बच्चे हैं, एनकोड करने का मतलब होता है लॉक लगाना, डी कोड का मतलब होता है उस लॉक को खोलना। ठीक है, बात समझ में आई। एनकोड का मतलब मैंने लॉक लगा के भेज दिया, सामने वाले ने उसको खोला और उसको पढ़ लिया। ठीक है, सिंपल। तो उसको इंटरप्रेट करना। अब जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में वाइटल मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल। हमारी लाइफ में जब से हम पैदा होते हैं तभी से शुरू हो जाता है। जैसे बच्चे को भूख लग रही है तो वो रोता है, यस और नो। बच्चे रोते हैं कि उनको भूख लग रही है, तो माँ को पता चल जाता है कि उसके बच्चे को क्या लग रही है, भूख लग रही है। समझ रहे हो। तो हम किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन है वो करते हैं। ठीक है। It is not specifically tool which is essential for our survival, but as a basic right. Modern age of communication is by speed, efficiency and ability to transcend physical or geographical limitations. अब एक बात समझने की कोशिश करो, आज के टाइम पे जो बंदा जितना अच्छा कम्युनिकेटर होगा उसकी लाइफ में उससे उतनी ज्यादा सक्सेस मिलेगी। इस बात में किसी को कोई डाउट? जो बंदा जितने अच्छे तरीके से अपनी बात रख पाएगा, फिर उसको नॉलेज हो या ना हो, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो या ना हो, अगर मैं अपनी बात को सही तरीके से तुम्हारे सामने रख सकता हूं, देन मैं कहूंगा कि हाँ भाई मैं इस चीज में बेस्ट हूं। और मुझे, और ये एक ऐसा स्किल है जो हर बंदे के अंदर होना चाहिए, स्पेशली इफ यू आर इन अ टीचिंग प्रोफेशन। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस पे काम करना पड़ेगा।
यू शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो तभी आप अपनी बात को सही से सामने वाले बंदे के साथ क्या करते हो, शेयर कर सकते हो। इंप्रूव कैसे करें वो मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल के लिए आप इस चीज को समझ लिए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन की क्या जरूरत है। इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं कि मैंने ये चीज कहां से सीखी थी और मैंने अपने कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव किया था। जब मैंने एमकॉम कंप्लीट की थी तो जेआरएफ होने के बाद मैं पीएचडी के लिए नहीं गया था और इन बिटवीन मेरा इस टाइम पे रिजल्ट आया था जहां पर किसी कॉलेज में कोई जॉब भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मुझे जॉब चाहिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, कि मुझे इस टाइम पे जॉब चाहिए 3-4 महीने के लिए, जनवरी से लेके मार्च अप्रैल तक, क्योंकि न्यू सेशन है वो जुलाई में शुरू होते थे। तो मुझे ये था कि ये 4-5 महीने में अगर मेरे पास कोई जॉब होगी, छोटी भी हो तो भी चलेगा, तो मेरे लिए थोड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो जाएगी और मेरी फैमिली को उससे थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो मैंने जॉब सर्च करना शुरू किया और मुझे एक बीपीओ में जॉब मिला। बीपीओ समझते हो? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स इसको बोलते हैं। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स बोलते हैं उसको। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स कहां पे, मतलब मुझे जॉब मिली थी मोहाली में, इंडस्ट्रियल एरिया में, और मुझे जॉब मिली थी स्नैपडील में। स्नैपडील में मुझे एज अ ट्रेनर जॉब मिली थी। ट्रेनर समझते हो ना? एज अ ट्रेनर क्या मतलब कि हम लोगों को कॉल्स अटेंड करना सिखाते थे। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो जो मेरी बेसिकली प्रोफाइल थी वो थी ट्रेनर की, क्योंकि स्नैपडील में क्या होता है कि उनके कस्टमर केयर होते हैं ना, ठीक है, हर जॉब के लिए कस्टमर केयर, जैसे आप कॉल करते हो ना कस्टमर केयर वालों को, हमारा ऑर्डर नहीं आया, हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया, हमें ये करना है, तो इस तरीके की कॉल्स होती थी। तो हम कॉल्स को अटेंड करना सिखाते थे। हम क्या करते थे, हम उनको कॉल्स अटेंड करना सिखाते थे कि सामने वाला आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो उसको कैसे टैकल करना है, सामने वाला बहुत गुस्से में बात कर रहा है तो उसको कैसे शांत करना है ना, इस तरीके की जॉब थी। तो बेसिकली मैंने वहां पे 3 मंथ तक जॉब की है। 3 मंथ तक जॉब थी मेरी, और वहां पे मैंने मतलब पूरा दिन हम कम्युनिकेशन करते थे। यस, सुबह से लेके शाम तक हम उनको सिखा ही रहे हैं। हम कॉल अटेंड करते थे, वो वाली उसको एस्किलेशन कॉल बोलते थे। हमारे पास वो कॉल आती थी जो सबसे निकल जाती थी, समझ रहे हो ना? वो बोलते हैं ना कि हम आपकी कॉल को हमारे ऊपर के अधिकारी के पास ट्रांसफर कर रहे हैं, वो वाली कॉल हमारे पास आती थी, क्योंकि वो नीचे वाले लोगों से हैंडल नहीं होती थी, तो वो डायरेक्ट कॉल हमारे पास आती थी। तो उस बंदे को शांत करने की जिम्मेवारी हमारी होती थी। तो हम दिन में 1 से 2 ही कॉल उठाते थे। ठीक है, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव के पास भेज रहे हैं तो वो वाली कॉल हमारे पास आती थी। तो हम ये मान लीजिए कि हम एक महीने में तकरीबन 50 के करीब एग्जीक्यूटिव कॉल्स है वो अटेंड करते थे, एस्केलेशन कॉल्स अटेंड करते थे। तो वहां पर कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस समझ आई कि एक्चुअली में अगर कम्युनिकेशन स्किल्स आप अपने इंप्रूव कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को सही कर लेते हो। मैं वहां पे ना, जिस दिन हमारी पहली जॉब होती थी हमें भी ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है, हमारी 7 दिन की ट्रेनिंग थी, बीइंग अ ट्रेनर कैसे बनना है। तो जिस दिन पहले दिन हमारा ट्रेनर आया, मतलब जो मेरा ट्रेनर था, उसने
फर्स्ट लेक्चर लिया ना, उसमें उसने एक छोटी सी कहानी सुनाई जो मैं हर क्लास में सुनाता हूं जब भी मैं कम्युनिकेशन शुरू करता हूं। आज भी मैं वही कहानी सुनाऊंगा। बोला कि क्या आपको लगता है कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है? उसका क्वेश्चन ये था हमसे कि क्या है वो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हमने बोला कि यस बिल्कुल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। वो बोला ये इतना इंपॉर्टेंट है शायद उसके बारे में आपको पता भी नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एक छोटी सी एग्जांपल से आपको ये चीज सिखाता हूं। बोला कि एक जंगल था, जंगल का राजा आपको पता है शेर होता है। तो जो जंगल का राजा था, शेर था, वो जंगल में हर रोज किसी ना किसी जानवर को मार के खा जाता था। ऐसा ही होता जंगल। तो कभी उसके सामने कोई जानवर आ गया, कभी उसके सामने कोई जानवर आ गया, जो भी उसके सामने आया वो उसका शिकार करता था और उसे खा जाता। तो मतलब जब भी कोई भी जानवर होता था, जब वो सुबह उठता था तो उसे पता नहीं होता था कि आज वो जिंदा रहेगा या आज उसकी मौत हो जाएगी, है ना। तो जब ऐसे चलता रहा तो एक दिन सारे जानवरों ने एक मीटिंग की और उन्होंने बोला कि देखो यार ऐसे तो डर डर के जिएंगे, है ना, ये तो पता है कि एक दिन मरना है। ऐसे डर डर के जीने से अच्छा है कि हम कुछ ऐसा सिस्टम बना लें कि हम एक लिस्ट बना लेते हैं और राजा को दे देते हैं कि भाई तुझे शिकार करने की जरूरत नहीं है, शिकार खुद चल के तेरे पास आएगा। हम एक लिस्ट बना लेते हैं कि आज इसकी बारी है, आज बंदर की बारी है, आज हाथी की बारी है, जिराफ की बारी है, इस तरीके से, ताकि बाकी तो शांति से बैठेंगे ना, बाकी तो अपनी जिंदगी को आसानी से जिएंगे। क्योंकि अगर आज बंदर ने मरना है तो बाकी कोई जानवर नहीं मरेगा आज, कि सब एक सीक्वेंस में जाएंगे। मतलब एक महीने की लिस्ट दे देते हैं कि एक महीने तक बाकी जानवर है वो चैन से जिएंगे। तो सब लोगों को आइडिया अच्छा लगा, बोले ठीक है। तो उन्होंने शेर को बोला कि मेन्यू दे देते हैं तेरे को कि इस दिन तेरे पास ये बाय जे इस तरीके से 1 बाय 1 जानवर आके मरेंगे। शेर बोला और क्या चाहिए मुझे, मेरी मेरा जो स्ट्रगल है वो कम हो जाएगा, है ना, मैं आराम से बैठूंगा अपनी गुफा में, जो भी आएगा मरने के लिए खुद आएगा। तो बोले चलो ठीक है। तो ऐसे ही था। तो पहले दिन गया, एक बंदर गया, शेर उसे मार के खा गया। फिर एक लोमड़ी गई दूसरे दिन, शेर उसे मार के खा गया। फिर एक दिन जिराफ गया, शेर उसे मार के खा गया। फिर चौथे दिन भालू गया, शेर उसे मार के खा गया। 5वें दिन ना एक रैबिट, एक खरगोश, छोटा सा इत्तू सा छोटा सा रैबिट, उसकी बारी आ गई। अब सीक्वेंस अब उन्होंने थोड़ी देखना ये छोटा या बड़ा है, शेर के लिए तो वो मांस है, उसे तो अपनी भूख मिटानी है। तो छोटा सा रैबिट था, बच्चू सा, वो चला गया उसकी गुफा में, डरते डरते एकदम से ना, तरसा सा मुंह बना के एकदम से चला गया। तो जैसे ही शेर उसको खाने लगा तो रैबिट ने ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला महाराज खा तो आप जाओगे ही, मेरी एक बात सुन लो आप। शेर बोला अच्छा। बोला ठीक है, बता क्या बताना चाहता है। वो बोला शेर को, देखो आप तो जंगल के राजा हो, मतलब अब शेर को बटरिंग कर रहा था। बोला आप तो जंगल के राजा हो, सब आपकी इतनी इज्जत करते हैं, सब आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी भूख को मिटाने के लिए हमने ये एक सीक्वेंस सिस्टम किया कि हर रोज कोई ना कोई जानवर आपके पास आता है, मर जाता है। मतलब एक तरीके से उसने बटरिंग। अब शेर एकदम से ऐसे चौड़ा हो रहा है, कान खड़े हो रहे हैं, उसकी पूंछ ऊपर की तरफ जा रही है, फील आ रहा है उसको। बोला कल ही आपने जिराफ खाया होगा, आपका पेट तो एकदम से फुल होगा, अगर आप मुझे मार के खा भी जाओगे तो आपका तो पेट भरेगा ही नहीं, तो आप मुझे छोड़ नहीं सकते। ये सारी बातें सुन के शेर भी इमोशनल हो गया और उसे लगा कि यार बात तो सही है, अगर मैं इसे खा लूंगा तो मेरी भूख तो मिटने वाली नहीं है, इससे अच्छा कल ही खाऊं, कोई बड़ा जानवर आएगा। तो उसने क्या बोला, जा जी ले अपनी जिंदगी।
और फिर वहां से रैबिट छलांग लगाते हुए निकल गया। अब ये इससे क्या समझ आया? ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये बात हो रही है कम्युनिकेशन की, कि इससे पहले वाले जानवर भी शायद अपनी जान को बचाने का एक मौका था उनके पास, वो भी ट्राई कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। इस रैबिट ने कम्युनिकेशन किया, बातचीत की, है ना, बातचीत की। तो याद रखिए, जिंदगी में अगर आपके दिल में कोई भी बात है तो उसे बोल दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, एटलीस्ट जो आप फील करते हो वो आप सामने वाले को बता ही दोगे। अगर आप बता ही नहीं पा रहे हो फिर तो जीरो है। किसी के प्रति आपकी कोई भी भावनाएं है ना, अगर आप डरते ही रहोगे तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। एटलीस्ट बता दिया, उसके बाद कुछ हो या ना हो, एटलीस्ट आपकी सेटिस्फेक्शन तो हो जाएगी कि भाई मेरे जो दिल में था वो मैंने इसको बता दिया। समझ रहे हो ना? आपके दिल में जो है वो आप सामने वाले को बता दो, चप्पल पड़ेगी। ऐसा नहीं होता बेटा, आप इतने मेच्योर हो, चप्पल अब बोलने का तरीका होता है ना, एटलीस्ट कुछ पता तो चल जाएगा ना। तो पॉइंट ये है कि जब आपको लगता है कि हमें कुछ बात बतानी है, हमें कुछ कम्युनिकेट करना है, तो कम्युनिकेट किया करो। कम्युनिकेशन करने से कभी डरना नहीं, ये बात याद रखिए। सो उम्मीद करता हूं कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस आपको इस छोटी सी एग्जांपल से अच्छे से समझ आ गई है। ऐसे कोई नहीं मारता यार। अगर आप किसी को जाके इवन के आप अगर किसी के पास प्रपोजल लेके भी जाओगे ना, अगर आप सही तरीके से बात करोगे ना, चाहे आपका प्रपोजल रिजेक्ट ही हो जाए, कोई मारेगा नहीं आपको, कोई इतना पागल नहीं होता आज के टाइम पे। ठीक है, अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, तो आप अपनी बात को सही तरीके से रखना सीख जाते। ऐसा थोड़ी है कि सामने लड़कियां हाथ में चप्पल लिए खड़ी हुई हैं, नहीं। अगर आप इज्जत से जाओगे, आराम से जाओगे, तो चाहे प्रपोजल आपका रिजेक्ट हो जाए मगर आप सही सलामत वापस आओगे। The dictionary meaning of communication is to exchange thoughts or convey by oration, writing or other means of disseminate data. हम अपनी बात को ओरेशन के थ्रू, मतलब ओरली बोलना, रिटन कम्युनिकेशन राइटिंग में भी होता है, और अदर मीन्स ऑफ डिसेमिनेट डाटा, अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हो। कम्युनिकेशन इज मोर देन जस्ट मैसेजिंग और स्वैपिंग इंफॉर्मेशन, वेयर वर्ड्स आर नॉट ओनली टूल्स बट आवर सेंसेस। कम्युनिकेशन में हमारे सेंसेस होते हैं, तो कम्युनिकेशन में सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस भी होते हैं। आप उस बात को कैसे बोल रहे हो, ये चीज ज्यादा मैटर करती है। आप क्या बोल रहे हो वो कम मैटर करती है, आप कैसे बोल रहे हो वो चीज है वो कहीं ना कहीं ज्यादा मैटर करती है ना। तो इस वजह से बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो चीज भी आपकी काफी मैटर करती है। आगे पढ़ेंगे उसको भी। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है, पढ़ना हुआ तो आप पढ़ सकते हो। बात वही चल रही है कि कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल सा है कि आप अपने मैसेज को सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हो। A process constantly moves and changes, it does not stay stop। और ये कम्युनिकेशन हमेशा चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है। आप अपने साथ भी तो बात करते रहते हो, है ना, रात को अपने साथ भी तो बात करते हो, यार कब तक ऐसे वेला बैठा रहूंगा, कब तक घर वालों के पैसे मांगता रहूंगा, शर्म नहीं आती तेरे को, इतना बेशर्म है तू, है ना। अपने साथ तो कभी कभी बात करते ही होंगे। बस कम्युनिकेशन चलता ही रहता है, हमेशा हमेशा चलता ही रहता है। तो ये कम्युनिकेशन की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए। सिंबल्स मतलब द वे वर्ड्स। अब कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके से होता है, सिंबल से होता है, वर्ड से होता है, लेटर से होता है, पिक्चर से होता है, अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। ये देखिए, ये सिंपल है, सेंडर, ये रिसीवर हो गया, और ये इसके पास मैसेज भेजेगा और ये फीडबैक देगा। ये क्या देगा, फीडबैक देगा। समझ रहे हो ना। जैसे अब सिंबल से कैसे समझते हो, सिंबल्स का मतलब क्या है, जैसे आप सड़क पे जा रहे हो, आप रेड लाइट देखते हो,
तो रेड लाइट का मतलब क्या हुआ कि खतरा है। रेड लाइट का मतलब क्या है कि खतरा है, सिग्नल है कि आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, रुक जाओ, डेंजर। रेड लाइट का मतलब है डेंजर है। सिर्फ ये रेड लाइट तक ही सीमित नहीं है, ये और भी बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व है। सामने एक लड़की है, उसके मांग में सिंदूर भी लाल रंग का डाल रखा है, तो भी आपको समझ आना चाहिए कि नहीं, बहुत खतरा है, ये तो हाथ से जा चुकी है। सिंदूर लाल किस वजह से होता है समझ आया आज? जब लड़की की शादी होती है तो वो लाल रंग के कपड़े क्यों पहनती है? ये सिर्फ लड़के को चेतावनी दी जा रही है कि बेटा बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। इसी वजह से शादी और मंगनी में 6 महीने का गैप होता है कि बेटा 6 महीने का टाइम है, भागना है तो भाग ले। जोक्स अपार्ट, सो सिंबॉलिक भी होता है, सिंबल्स के थ्रू होता है। रेड लाइट, ब्लू लाइट, ये इस तरीके की ग्रीन लाइट है, वो उसके थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है, जिसको आप सिंबल्स बोलते हैं। ये आपको कल मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये आपको अभी समझ नहीं आएगा अभी, क्योंकि सिर्फ बेसिक चीजों को समझेंगे। अब ये देखो, अब कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस के। अगर मैं देखूं कि आपके कम्युनिकेशन के कौन कौन से प्रोसेस हैं, जैसे ये है, आपस में बातचीत कर रही हैं, ये सेंडर है, ये छोरी है, और ये मीडियम है जिसके थ्रू ये मैसेज भेज रही है, ये रिसीवर है और ये मैसेज है। मूवी स्टार्ट्स एट 9, कैन यू ड्राइव एस, या बी देयर बाय 8:30, ये फीडबैक है। मतलब इसने अपनी सहेली को मैसेज किया कि कल 9 बजे मूवी है, तो साथ में चलेगी? ये बोली हाँ चलूंगी, 8:30 पहुंच जाऊंगी, तो मैसेज कंप्लीट। कम्युनिकेशन इफेक्टिव, कम्युनिकेशन इफेक्टिव। आपने उसको कुछ बोला, उसने आपको कुछ बोला, और बात हो गई। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, दिस इज वन ऑफ द ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन किस तरीके से इफेक्टिव होता है। सो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए मीडियम और टाइप चैनल में आप लोगों को बताता हूं। ये देखिए, यहां पर हमें कंफ्यूजन हो जाती है कि मीडियम क्या होता है और चैनल क्या होता है। मीडियम का मतलब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेयर चैनल रेफर्स टू द मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। जो मीडियम है वो कौन से मीन्स के थ्रू हो रहा है, और जो चैनल है वो है कि उस मैसेज का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। मीडियम क्या होगा? ओरल, रिटन या वर्बल। आप लिख रहे हो, आप बोल रहे हो, या आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो ये क्या है? दिस इज द मीडियम। ये मीडियम है आपका मैसेज कैसे पहुंच रहा है, और उस मैसेज को ट्रांसमिट कैसे किया जा रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मोबाइल, मोबाइल क्या है? दिस इज द चैनल। मोबाइल इज नॉट अ मीडियम। मीडियम क्या है? ओरल, रिटन, ओरल, रिटन और नॉन वर्बल, ये क्या है? दीज आर योर मीडियम। और उस मीडियम को यूज करके आप कैसे चैनल के थ्रू उसको पहुंचाते हो, वो आपके जैसे इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हो जाएंगे। मोबाइल, मोबाइल क्या होगा? मोबाइल चैनल होगा। व्हाट्सएप क्या है? चैनल। मोबाइल, व्हाट्सएप, ये क्या है? ये आपके एक तरीके से चैनल्स हैं। और मीडियम क्या है? वो रिटर्न मैसेज, आपका मैसेज रिटर्न है, आपका मैसेज ओरल है, ये आपके मीडियम। ठीक है जी, बेसिक डिफरेंस समझ आया। मीडियम का मतलब होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, ओरल हो रहा है, रिटन हो रहा है, किस फॉर्म में हो रहा है, और फिर उस मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंचाया जा रहा है, ये आप लोगों का क्या है? दिस इज योर चैनल। दिस इज व्हाट वी कॉल चैनल। क्लियर है? सिंपल, राइट? यस, सिंपल है। लिसनिंग और हियरिंग भी बताता हूं बेटा, जब जिस टॉपिक पे पहुंचेंगे ना वहां पे उसको तब डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। अभी नहीं समझेंगे इसको, वो जो चीज जहां पे आएगी उसको वहां पे समझेंगे। ठीक है, तो मीडियम का मतलब क्या हुआ?
मीडियम का मतलब आप कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हो, ओरली कर रहे हो, रिटन कर रहे हो या नॉन वर्बल कर रहे हो, और उसके लिए फिर आप मेथड कौन सा यूज कर रहे हो, वो क्या हो जाएगा, वो आपका चैनल हो जाएगा। मोबाइल, व्हाट्सएप, लेटर, ये सारी चीजें, मतलब कौन से तरीके से आप अपनी बात को पहुंचा रहे हो। अशिका, क्योंकि उसमें एग्जांपल ये है ना, अगर आप इसको देखते हो ना, अगर आप इसको देखो ना, ये मीडियम, मीडियम मतलब वो लिख रही है, यहां पर लिख रही है, जो मीडियम है, जो मोबाइल है, वो शायद चैनल हो जाएगा। समझ आया? ये तो क्लासिफाई नहीं किया हुआ ना, ये एक जनरल एग्जांपल दी है, ये आप लोगों को एक जनरल एग्जांपल दी गई है इस वजह से। यस, पाथ इज चैनल, यस यू कैन से पाथ। पाथ मतलब जिसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, वो आपका चैनल है। Communication is the sharing of information. Communication is the giving and receiving of message. Communication is the transmission of information from one person to another. The first of these three definition is simple and also broadest. हमारे पास क्या होगा, देखो, जो सेंड करेगा वो एनकोडर होगा, है ना। अगर मैं किसी को मैसेज भेज रहा हूं तो उस मैसेज को मैं क्या करूंगा, लॉक लगा के भेजूंगा। क्या करके भेजूंगा बेटा, मैं उस मैसेज को लॉक लगा के भेजूंगा। क्यों? क्योंकि उस मैसेज को मैं प्राइवेटली भेजना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सिर्फ इसी बंदे के पास पहुंचे, वो प्राइवेट रहे, सिर्फ उसी चीज को वो समझ पाए। फिर उसको मैं एक मीडियम के थ्रू ऐड करूंगा, उसको चैनल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर भेजूंगा, और फिर रिसीवर, जो रिसीवर है वो मैसेज को तब तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा जब तक वो उसको डीकोड नहीं करेगा, है ना। डीकोड, एनकोड करने का मतलब लॉक लगाना, डीकोड करने का मतलब उस लॉक को खोलना। एनकोडिंग का मतलब है लॉक लगाना, और डीकोडिंग का मतलब क्या है, लॉक को खोलना। हु डिकोड द मैसेज and after processing the information the receiver send back appropriate feedback reply using a medium channel, और फिर वो बंदा फीडबैक की फॉर्म में उस मैसेज को वापस भेजेगा। फीडबैक की फॉर्म में उस मैसेज को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। उस मैसेज को क्या कर देगा बेटा, रिटर्न कर देगा। बात समझ में आई? इज इट क्लियर? सिंपल। तो रिटर्न, फीडबैक भी क्या है, फीडबैक भी एक मैसेज ही तो है ना। फीडबैक भी अल्टीमेटली होता है एक मैसेज ही है, वो एक कंफर्मेशन होती है कि हाँ भाई मुझे तेरी बात समझ आ गई। रिस्पॉन्स बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट, ये रिस्पॉन्स है। देखो यार, एनकोडिंग और डिकोडिंग का मतलब पता क्या होता है, ऐसा नहीं है कि रिटन ओरल का कोई कनेक्शन नहीं है, ये कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है, और हमें इसको इसी तरीके से समझना है। हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि जब भी मैसेज भेजा जाएगा वो एनकोड करके ही भेजा जाएगा। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है ना। प्रैक्टिकली देखें तो हम एनकोडिंग थोड़ी कर रहे हैं, बट जब हम कम्युनिकेशन के प्रोसेस के थ्रू जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम उस मैसेज को एनकोड कर रहे हैं और सामने वाला उसको डिकोड करके ही समझेगा। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, जो लोग पुलिस में होते हैं या उनके स्पेशल सेल में होते हैं, उनकी एक सेपरेट लैंग्वेज होती है जिसको वो कोड लैंग्वेज बोलते हैं। उनकी एक लैंग्वेज होती है जिसको कोड लैंग्वेज होती है। आप अपने स्कूल कॉलेज में कोड लैंग्वेज यूज करते थे, कोड वर्ड यूज करते हैं। आपने रॉ वगैरह की बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें सीक्रेट एजेंट होते हैं, स्पाई होते हैं, है ना। जैसे मूवी में देखो, आप शेरशाह मूवी देखी होगी, शेरशाह क्या था, उसका कोड वर्ड था। बेल बॉटन मूवी देखी होगी, उसमें बेल बॉटन है, वो उसका कोड वर्ड था। सो दिस इज समथिंग लाइक कि हम इनकोड कर देते हैं, जिस बंदे को पता होता है वही उसको डिकोड कर पाता है। नहीं तो आप किसी के सामने बोलते जाओ शेरशाह शेरशाह शेरशाह, तो किसी को क्या पता चलेगा शेरशाह कौन है। जिसको पता होगा उसे पता चल जाएगा कि इस बंदे की बात होगी, है ना। जैसे आपने अगर बेल बॉटन मूवी देखी है ना, एक बात मुझे उसमें बहुत अच्छी लगी, जब वो, मे भी शायद आप में से किसी ने देखी होगी, अगर देखी है तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब वो बंदे चेक करने के लिए प्लेन में जाते हैं तो वो क्या बोलता है, 2 बार इकोनॉमी बोलता है। अच्छा, इकोनॉमी इकोनॉमी, हमें लगता है कि उसने 2 बार इकोनॉमी बोला, बट उसने अक्षय कुमार को क्या मैसेज दिया कि इकोनॉमी में 2 लोग हैं।
तो ये कोड लैंग्वेजेस होती है, ये कोड्स के थ्रू एक जगह से अपनी बात को दूसरी जगह पर क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। ठीक है जी। हाँ, रिसीवर और डिकोडिंग एक साथ ही होता है बच्चे मोस्टली। हम बोल सकते हो डिकोडिंग पहले आएगा और फिर रिसीवर आएगा। अब फीचर्स क्या है कम्युनिकेशन के, देखो ये बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखते हैं कम्युनिकेशन के फीचर्स। कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो कम्युनिकेशन कभी खत्म ही नहीं होता, हमेशा चलता ही रहता है, 24 घंटे चलता ही रहता है। अगर आप सो भी रहे हो तो भी सपने में कहीं कहीं ना किसी को घुमा ही रहे होते हो आप, है ना, किसी ना किसी के साथ बात है ना। जो अपना नहीं होता वो सपने में अपना होता है ना, ऐसा बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलता ही रहता है। ड्रीम में भी आप किसी ना किसी को घुमा ही रहे होते हो या आपको कोई घुमा रहा होता है। कम्युनिकेशन इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या हुआ था बेटा, परवेसिव का मतलब होता है हर लेवल पे। हर लेवल पे, हर लेवल का मतलब है कि नीचे वाला लेवल है, देखो जो कोई पीएन है वो भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और अगर डायरेक्टर्स हैं वो भी अपने आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। हर जगह पर कम्युनिकेशन हो रहा है, हर जगह पर, ईच एंड एवरी, हर जगह पर क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन है वो आपका एक टू वे प्रोसेस है, आप अपनी बात को दूसरे वाले तक पहुंचाओगे तो ही पता चलेगा। ठीक है। कम्युनिकेशन का हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट होता है और उसका एक रिलेशनशिप एस्पेक्ट होता है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। हमेशा कम्युनिकेशन का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है कि जो बात आप बोल रहे हो वो किस तरीके से बोली जा रही है या किस जगह पे बोली जा रही है। हर कम्युनिकेशन का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। जैसे सपोज करो आपको पानी चाहिए, आप काम कर रहे हो, आपको पानी की जरूरत पड़ेगी। अब आपके सामने 3 लोग हैं, 4 लोग मान लो, एक आपके पापा है, एक आपकी मम्मी है, एक आपका बड़ा भाई है और एक आपकी छोटी बहन है। आप चारों से पानी मांगोगे, क्या एक ही तरीके से मांगोगे या अलग अलग तरीके से मांगोगे? आप चारों से अलग अलग तरीके से मांगोगे। कैसे? अगर आप अपनी मम्मी से मांगोगे तो आप मम्मी को क्या बोलोगे? अब मैं आपको यहां पे बता रहा था कि आप चारों लोगों से जब पानी मांग रहे हो तो आप चारों से अलग अलग तरीके से मांगोगे। अगर आपका एक छोटा भाई है या छोटी बहन है तो फिर तो आप उससे ऑर्डर मारोगे, है ना, ऑर्डर मारोगे और साथ में धमकी भी दोगे कि अगर पानी नहीं लगाएगा, लेके आएगा तो तेरे कान के नीचे लगाऊं, है ना। आप उसे ऑर्डर दोगे कि हाँ पानी लेके आ। और अगर वो आपसे बड़ा भाई बहन है तो उसे आप थोड़ी सी इज्जत के साथ बोलोगे कि वो आपको पानी ले आए, क्योंकि उससे थोड़ा सा आपको फियर रहता है, थोड़ा थोड़ा सा आपको रहता है कि नहीं यार ये मुझे भी पीट सकता है। जब आप अपनी मम्मी से पानी मंगवाओगे तो आप थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके से मांगोगे, ठीक है, क्योंकि मम्मी के साथ आपकी बॉन्डिंग कुछ उस तरीके की है। अगर आप थोड़ा इनफॉर्मल तरीके से भी बोलोगे तो आपकी मम्मी आपको पानी ला के देगी। बट जब आप अपने पापा से बोलोगे तो आपको अटमोस्ट रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी।
क्या करनी पड़ेगी, अटमोस्ट। और वहां पे आपको हमेशा खतरा भी रहता है कि पता नहीं पापा पानी लाके देंगे या नहीं लाके देंगे, है ना, कि पापा पता नहीं पानी लाके देंगे भी या नहीं देंगे। तो ये होता है कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट कि हाँ भाई हर कम्युनिकेशन का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, मैं किसके साथ किस तरीके से बात कर रहा हूं। पापा से पानी मांगता कौन है, अरे मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं कि कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू प्लीज गिव मी अ वाटर। तो इस तरीके से समझ रहे हो ना, ये क्या है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होता है। कभी कभी आप प्यार से बोलते हो, कभी कभी आप गुस्से से बोलते हो, है ना। इस वजह से कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज का मतलब है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होता है जब हमारी लैंग्वेज कॉमन होगी, है ना। मतलब मैं जो, अगर आपको हिंदी नहीं आती, मैं आपके सामने जो मर्जी बोलता रहूं, आपको हिंदी नहीं आती, आप क्या बोलोगे। अगर ऐसा होता है, मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूं आपको, तो मैं उसी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा ना जो आप लोगों को समझ आएगी, मैं उसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करूंगा ना जो आप लोगों को समझ आएगी। अगर आपको समझ ही नहीं आएगी तो कम्युनिकेशन करने का क्या मतलब है। अब यहां पर है कम्युनिकेशन एक्सचेंज आर बेस्ड ऑन सिमिट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिमिट्री का मतलब होता है सेम, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। अब इसमें क्या होता है कि जैसे सिमिट्री का मतलब क्या हुआ कि दो लोग हैं, दोनों ही मैथ में बहुत अच्छे हैं, दोनों ही मैथ में बहुत अच्छे हैं, तो उनका आपस में बॉन्डिंग अच्छी होगी, है ना, क्योंकि उसको भी मैथ पसंद है, उसको भी मैथ पसंद है, तो इसको हम बोलते हैं सिमिट्री। सिमिट्री का मतलब होता है सेम, सेम कि भाई दोनों का इंटरेस्ट है, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो अच्छे से होगा। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं। और जब आप बात करते हो कॉम्प्लीमेंट्री की, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ, जैसे ए और बी है, ये बॉय है, ये गर्ल है। अब जो बॉय है वो मैथ में बहुत अच्छा है, और जो लड़की है वो इंग्लिश में बहुत अच्छी है। जबकि बॉय है वो इंग्लिश में बहुत खराब है, और जो लड़की है वो मैथ में बहुत खराब है। तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसको आप कॉम्प्लीमेंट्री बोल दोगे। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे। लड़की इसे इंग्लिश सिखाएगी, लड़का इसे मैथ सिखाएगा। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके क्या करेंगे, अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। They may have good complementary communication relation with each other because they compensate each other's weakness. एक दूसरे की वीकनेस को क्या कर देते हैं, कंपनसेट करते हैं। दोनों एक दूसरे की वीकनेस होती है उसको कंपनसेट कर देते हैं। मीटिंग ऑफ माइंड इज नेसेसरी। मीटिंग ऑफ माइंड इज नेसेसरी का मतलब है जिसके साथ आप बात कर रहे हो उसके साथ आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या होती है, जैसे आपकी मम्मी आपकी मौसी के साथ बात कर रही है और अचानक से आप आ गए, तो आपकी मम्मी बोलती है ले ले अपनी मौसी के साथ बात कर। तो फिर आपका जो इंटरेस्ट होता है वो तो बिल्कुल होता नहीं है, क्योंकि आपका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा मौसी से बात करने के लिए, आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है। हाँ मौसी ठीक है, नमस्ते मौसी जी, और क्या हाल चाल है, ठीक है आप बढ़िया, आप बताइए। मतलब आपका बिल्कुल दिल नहीं करता आपकी मौसी के साथ बात करने के लिए। क्यों, क्योंकि आपकी मीटिंग ऑफ माइंड्स है नहीं। वहीं पे अगर मौसी की बेटी होगी, मौसी का बेटा होगा, आपका कोई फ्रेंड होगा, उसके साथ आप पूरा दिन बात कर सकते हो, है ना। तो दिस इज व्हाट की मीटिंग ऑफ माइंड्स बहुत जरूरी है। मीटिंग ऑफ माइंड्स बहुत जरूरी है कि सामने वाले के साथ। अब ऐसा होता है, आप खुद देखिए आपकी लाइफ में कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप पूरा दिन बात कर सकते हो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आपको मुंह तक पसंद नहीं होता। यस और नो।
कुछ लोग ऐसे होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके भाई बहन होंगे, या कोई भी किसी के साथ भी आपकी ऐसी बॉन्डिंग होगी, आप पूरा पूरा दिन उनके साथ बात करोगे तो भी आपका दिल नहीं भरता। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका मुंह भी देख लो तो आपको लगता है यार आज का तो दिन ही खराब हो गया। उसके बाद आता है द मैसेज हैव सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि मैसेज की इंपॉर्टेंस तभी होगी जब सामने वाले के इंटरेस्ट का वो मैटर होगा। मतलब एनी डिस्कशन अबाउट क्रिकेट विल बी रिसीव्ड बाय क्रिकेट फैनेटिक। अब इसका मतलब क्या है कि आपको मैं वो चीज पढ़ाऊं जिसकी आपके लिए इंपॉर्टेंस हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर बॉयज हैं और यहां पर गर्ल्स हैं। अब बॉयज के साथ मेकअप की बातें करोगे तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, और गर्ल्स के साथ आप क्रिकेट की बातें करोगे तो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। यस और नो? मतलब ये मेकअप है वो गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, गर्ल्स मेकअप पे पूरा पूरा दिन बातें कर सकती हैं क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट है। और बॉयज हैं वो या तो क्रिकेट के बारे में या फिर उनके को गर्ल्स ही ऐड कर दो, यहां पर मेकअप के साथ बॉयज ही ऐड कर दो, या तो दिस इज समथिंग लाइक इस तरीके से कि हाँ गर्ल्स का इंटरेस्ट जिस चीज में है वो उसी चीज के बारे में बात करना पसंद करेंगी, इसको बोलते हैं सब्सटेंस। और बॉयज है वो उनका जिस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट होगा वो उस चीज के बारे में बात करेंगे। यस और नो? इज इट क्लियर? सो दिस इज द सब्सटेंस। ये क्या होता है कि सब्सटेंस होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। अब देखो वो तो एक्सेप्शन आ जाएगी ना, एक्सेप्शन आ जाएगी, एक्सेप्शन हो जाएगी वो तो, अगर आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में ज्यादा है। कम्युनिकेशन इज आल्सो कंडक्टेड थ्रू गेस्टर्स। गेस्टर्स का मतलब क्या होता है कि हम गेस्टर्स अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे थम्स अप देना, इशारों के थ्रू, इशारों इशारों में। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या होती है, जैसे आपके घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, आपके घर में रिश्तेदार आए हुए हैं और आपकी मम्मी ने उनके सामने मिठाई का डिब्बा रख दिया। रिश्तेदार उतना नहीं खा रहे जितनी बर्फी आप खा रहे हो, एक उठाई, दो उठाई, तीन उठाई, चार उठाई, जैसे ही पांचवी बर्फी उठाई आपकी मम्मी ने आपको ऐसी आंखें दिखाई कि आप बर्फी रख के वहां से एकदम से निकल गए कि इसके बाद पिटाई शुरू हो जाएगी। इसको आप क्या बोलते हो? दिस इज थ्रू द गेस्चर्स। बिना बोले अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाना, बिना बोले अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाने को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज ऑफ डिफरेंट टाइप। हमारे पास कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके का है। अलग अलग तरीके का मतलब क्या है? रिटन है, ओरल है, पर्सनल है, नॉन पर्सनल है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, बहुत सारे बहुत बहुत तरीके का कम्युनिकेशन है, वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और कम्युनिकेशन ऑलवेज हैज अ कॉन्टेक्स्ट। ये मैंने आपको बताया, ये आपको पेपर में पूछा गया था बेटा, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्टेक्स्ट इज समथिंग जो आप लोगों को पता होना चाहिए। हर कम्युनिकेशन का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, फिजिकल हो। ये आगे आएगा टॉपिक, कॉन्टेक्स्ट को और डिटेल में पढ़ेंगे। संदर्भ जिसको बोलते हैं, संदर्भ जिसको बोलते हैं कि वो उस हर कम्युनिकेशन का एक संदर्भ होता है, हर कम्युनिकेशन का एक कॉन्टेक्स्ट होता है जिसको हम साइड नहीं कर सकते। मतलब आप विदाउट कॉन्टेक्स्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसी फॉर्मली थोड़ी ना कम्युनिकेशन करोगे। जब भी कोई कम्युनिकेशन करेंगे उसका कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होता है, उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होता है, उसके पीछे कोई ना कोई जरूरत होती है जिसको हम यूज करते हैं। सेंसिबल होना ऐसा समझ। जैसे फिजिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ? फिजिकल का मतलब क्या हुआ? जहां पे कम्युनिकेशन हो रहा है। फिजिकल का मतलब होता है बेसिकल इन्वायरमेंट। जिस तरीके के इन्वायरमेंट में कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे पब्लिक में हो रहा है, कॉन्फ्रेंस रूम में हो रहा है, क्लासरूम में हो रहा है। एम्बियंस, एम्बियंस, एम्बियंस का मतलब कि वो सराउंडिंग्स कैसी हैं, सराउंडिंग्स कैसी हैं। जैसे आपको एक ऐसी जगह पर कम्युनिकेशन करने के लिए बोल दिया जाए जहां पर माइक ना हो, चलो मेरे जैसा बंदा तो बिना माइक के भी पढ़ा लेगा, मेरे बिना माइक के भी बोलेगा।
बट अगर ऐसी जगह पे आ जाए जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो, बहुत ज्यादा सर्दी हो, लाइटिंग बहुत कम है, जैसे ये मेरा रूम है, ठीक है, यहाँ पर ऑफिस है, यहाँ पर 1 2 3 4 लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है, इसको साउंड प्रूफ बनाने की वजह से ये थोड़ा छोटा हो गया। तो अगर यहाँ पे लाइटें ना हो, आपको मेरा चेहरा एकदम भूत जैसा नजर आए, तो आपको पढ़ने को दिल करेगा, आप वीडियो बंद करके पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि आपको मुझे देख के डर लगेगा। मतलब वो एनवायरमेंट है, वो चीजें उसको इफेक्ट करती हैं। बट यहाँ पर अब ठीक ठाक नजर आ रहा है, तो आपका चलो कई बार दिल भी करता होगा कि सर क्या थोड़ा भी साथ में देख लेते हैं। सिंपल। सो दिस इज द फिजिकल कॉन्टेक्स्ट की जिस तरीके के एनवायरमेंट में, जिस तरीके की सराउंडिंग में, जिस तरीके के एम्बियंस में कम्युनिकेशन हो रहा है, वो जरूरी होता है। उसको आप सोशल, उसको आप फिजिकल कॉन्टेक्स्ट बोलते हो, मतलब जो एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है। उसके बाद आता है बेटा सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल का मतलब है कि जिस बंदे के साथ आप बात कर रहे हो उसके साथ आपका रिलेशन कैसा है, और सोसाइटी और कल्चर में नॉर्म्स कहती हैं। द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंड अटेंडिंग अ पार्टी विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल अटेंडिंग अ मीटिंग। जैसे सपोज करो आप दो कुलीग हो, आपका वो बेस्ट फ्रेंड भी और आपका वो कुलीग है। अगर आप एक नॉर्मल मीटिंग अटेंड करोगे तो आप अपने दोस्त के साथ एज अ कुलीग बात करोगे, यस और नो। और उसी दोस्त के साथ आप चिल करने के लिए जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, तो वहां पर आपका असली चेहरा सामने नजर आएगा। तो वो डिपेंड करता है कि जो सोशल कंटेक्स्ट है वो क्या कहता है ना, कि कंटेक्स्ट है। अगर आप एक फॉर्मल मीटिंग में हो तो वहां पर आप उस तरीके से जाओगे, अगर आप एक किसी सोशल गैदरिंग में हो तो वहां पर आप उस तरीके से जाओगे, इस तरीके से। पहली बात ये है। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट। साइकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजी, ये ना यहाँ पे फॉर्मेलिटी, इनफॉर्मेलिटी, फ्रेंडलीनेस, अनफ्रेंडलीनेस। साइकोलॉजी का मतलब होता है जो एक तरीके से माइंड में चल रहा है, समझ रहे हो ना? साइकोलॉजी जो माइंड से रिलेटेड होता है। अब इसको थोड़ा सा, ये वाली डेफिनेशन नहीं है, इसको सिंपल तरीके, जैसे दिमाग में चल रहा है। जैसे कोई टीचर आया आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो अगर उसका मूड नहीं है ना पढ़ाने का, तो आपको फील हो जाएगा। अगर उसे कोई चीज डिस्टर्ब कर रही है, उसके दिमाग में कोई टेंशन है, कोई बात है, घर में कोई इश्यू चल रहा है, पत्नी के साथ लड़ाई हो गई है, सहेली के साथ ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हो रहा है, तो जो चीजें उसके दिमाग में है ना वो बाहर नजर आएंगे, माइंड से रिलेटेड। आपको एक्सप्रेशन से नजर आएगा कि यार एक्चुअली में ये ऐसा है, आज सर का मूड नहीं है। कई बार होता है ना, आपको पता चल जाता है ना। कई बार आप देखते हो कि हाँ, कई बार हम भी इस चीज का शिकार होते हैं। आप हमें हम जैसे मैं तो हमेशा इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। सपोज करो किसी दिन कोई बात है कि मैं उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा रहा, तो आप लोग ही कमेंट करना शुरू कर दोगे कि सर क्या हुआ, आज आप बिल्कुल हंस नहीं रहे हो, आप कोई जोक नहीं क्रैक कर रहे हो। होता है या नहीं होता? तो वो साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं, वो दिमाग में होने की बाद आपके कम्युनिकेशन में नजर आती है। आपको पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है कि आज कुछ बात सही नहीं है ना, तो वाला। उसके बाद आता है टेम्पोरल। टेम्पोरल का मतलब होता है टाइम, कि कम्युनिकेशन करते समय टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जैसे आप सुबह का टाइम हो, सुबह के टाइम पे तो आप यो हनी सिंह नहीं लगाओगे सुबह 5 बजे बड़ी आवाज में, नहीं तो पापा तुम्हारा यो बना देंगे। सुबह का टाइम है वो धार्मिक टाइम है कि हाँ श्रद्धा चैनल लगा लो, भक्ति का भजन बंदगी सुन लो, भगवान का नाम ले लो। उसके बाद दिन में आप जैसे मर्जी करो, रात को तो फिर फुल वॉल्यूम पे लगाओगे, समझ लो ना। तो मतलब टाइम फैक्टर है, व्हाट टाइम ऑफ डे कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस। अगर सुबह के टाइम पे हो रहा है तो उस टाइम पे कुछ अलग तरीके का कम्युनिकेशन होगा, दोपहर के टाइम पे होगा अलग तरीके का होगा, समझ लो ना। जैसे जितने भी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं ना, या तो वो अर्ली मॉर्निंग होते हैं या फिर शाम को होते हैं, यस और नो। जितने भी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, जहां पे भी होते हैं, या तो वो सुबह के टाइम पे होते हैं 12 बजे से पहले, और या फिर वो शाम को 7 बजे के बाद होते हैं, क्योंकि दिन का टाइम होता है उसको अलग तरीके से कंसीडर किया जाता है। और जो बिजनेस मीटिंग्स होती हैं वो अक्सर शाम को या तो मतलब 7-8 बजे से पहले होती हैं या 12-1 बजे के बाद होती हैं। तो ये टेम्पोरल कंटेक्स्ट होता है कि टेम्पोरल कंटेक्स्ट भी डिसाइड करेगा।
कि कौन सा कम्युनिकेशन किस तरीके से होने वाला है। ठीक है जी, कौन सा कम्युनिकेशन किस तरीके से होने वाला ये उस चीज पे डिपेंड करेगा। देखो ये फिजिकल है, फिजिकल का मतलब वो एनवायरमेंट, वो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिसिपेंट, सीटिंग, टाइम ऑफ द स्टडी, टाइम ऑफ द स्टडी, इस तरीके से होता है। और उसके बाद सोशल कंटेक्स्ट आता है कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप, आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो, ऑब्वियसली बात अगर आप पब्लिक में कम्युनिकेशन करोगे तो आप अलग तरीके से कम्युनिकेशन करोगे। ये गलत है बच्चे, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, ये ना थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा हुआ है, मैंने आपको समझा दिया है, जो आपको समझाया है वो लिख लीजिएगा। मतलब ये माइंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, वो आपके चेहरे पे नजर आता है। हिस्टोरिकल का मतलब होता है अगर उस कम्युनिकेशन, कोई प्रीवियस कम्युनिकेशन के साथ कोई कंटेक्स्ट होता है, जैसे अब 2-3 दिन चीजें चलती रहती है ना, कल क्या पढ़ाया था उसको आज के साथ रिलेट करना, आज क्या पढ़ाया उसको कल के साथ रिलेट करना, कुछ इस तरीके से। और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, देखो हर कल्चर भी, देखो कल्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कल्चर, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको रिलीजन को देखते हैं। आप हम अगर आप मोटे मोटे तरीके से देखो तो हम मानते हैं कि ठीक है जी, हमारे पास कितने तरीके के रिलीजन है। मतलब हम एक नॉर्मल सिंपल एग्जांपल, हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियनिटी। ठीक है, क्रिश्चियन, तो बेसिकली हम 4 रिलीजन्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे 4 अलग अलग तरीके के रिलीजन्स हैं। ठीक है, मतलब अब देखो ऐसे तो जैन, बौद्ध, पारसी बहुत सारे हैं, बट हम इस चीज को समझने के लिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको कल्चरल कंटेक्स्ट है वो अच्छे तरीके से समझ आएगा। अब देखो, हम हर पर्सन है वो किसी रिलीजन को बिलोंग करता है, अनलेस अंटिल ही इज अथीस्ट। ठीक है, मे बी शायद आप में से भी कोई पर्सन अथीस्ट होगा, दैट इज नॉट द इशू। आप हर बंदा किसी ना किसी रिलीजन से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर मैं, जैसे मैं सिखिज्म से रिलेट करता हूं, आप में से कुछ बच्चे होंगे जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते होंगे, कुछ हैं वो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते होंगे, कुछ मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते होंगे। तो हर बंदा अलग अलग रिलीजन से क्या करता है, बिलोंग करता है। और हर रिलीजन का कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग है। हर रिलीजन के अपने जो नॉर्म्स हैं वो अलग है। ठीक है, जैसे हम, अगर मैं सिख रिलीजन से बिलोंग करता हूं तो मैं कहां पे जाऊंगा, मैं गुरुद्वारे में जाऊंगा। जो गुरुद्वारे का पूरा सिस्टम है वो अलग होगा। अगर कोई बंदा क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता है तो वो चर्च में जाएगा, उस चर्च में जाके वहां का जो सिस्टम होगा वो अलग होगा। वही मुस्लिम्स होंगे तो वो कहां पे जाएंगे, वो मस्जिद में जाएंगे, वहां पर उनका सिस्टम है वो अलग होगा। और जहां पर आप हिंदुइज्म की बात करोगे तो हिंदू जो लोग हैं वो कहां पे जाएंगे, वो मंदिर में जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो अल्टीमेटली देखा जाए, रह तो हम एक ही सोसाइटी में रहे हैं ना, हम एक ही सोसाइटी में रहे हैं, बट ग्रीट करने से लेके भगवान को पूजा अर्पणा करने तक का हमारा सिस्टम अलग है। जैसे बोलते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जब आप छोटे थे, 6वीं 7वीं में थे, वहां पर आपको एक लाइन पढ़ाई जाती थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की जो इंडिया है वो डाइवर्सिटी कंट्री है, बट वहां पर यूनिटी देखने को मिलती है। यस और नो? सो दिस इज व्हाट वी कॉल कल्चरल कंटेक्स्ट। अब इसके अंदर, ये तो मैंने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया आप लोगों को। अब यहां पर आप कंट्री टू कंट्री भी देख सकते हो। जैसे फॉरेन कंट्री है, वहां पर कम्युनिकेशन अलग तरीके से होता है, हमारे इंडिया में कम्युनिकेशन अलग तरीके से होता है। उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। ठीक है, जैसे इंडिया है, इंडिया के कल्चर के हिसाब से लड़कियां साड़ी पहनती हैं। आप ये मान लो कि आप मिनिमम, चलो मुझे नहीं पता उसकी लेंथ कितनी होती है, आप ये मान के चलो कि 5 मीटर तक उसकी लेंथ है अगर एक साड़ी की। और अगर फॉरेन कंट्री में चले जाओ तो पूरे शहर की लड़कियों के कपड़े बन जाएंगे 5 मीटर में, तो क्योंकि वो उतने ही पहनते हैं। समझ रहे हो ना? तो वो कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, कल्चर टू कल्चर। अब ये नहीं है कि वो गलत है या हम सही है, नहीं, डिपेंड करता है। वहां पर वो चीज एक्सेप्टेबल है, यहां पर ये चीज एक्सेप्टेबल है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग जिसको आप क्या बोलते हो, कल्चरल कंटेक्स्ट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हम कल्चरल कंटेक्स्ट बोलते हैं, है ना? हम माचिस में आग लगाने वाली तीलियां रखते हैं, वो माचिस में अपने कपड़े रखते हैं। फर्क क्या है? कुछ नहीं, बस ये है कि वो चीज वहां पे एक्सेप्टेबल है और ये वाली चीज यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। कोई सही गलत नहीं होता, जो चीज जहां पे एक्सेप्टेबल हो जाती है वैसा सिस्टम वहां पे बन जाता है। ठीक है, सो इस चीज को आप क्या बोलते हो, कल्चरल कंटेक्स्ट बोलते हो। अब यहां पर एक बेसिक सा आइडिया लिखा हुआ है,
सेंडर के पास एक आइडिया होता है, जैसे मेरे पास कोई मैसेज है जो मैं आपको देना चाहता हूं, तो मेरे पास क्या है, एक आइडिया है, मैंने उस आइडिया को एनकोड कर दिया। एनकोड करने का मतलब मैंने उसको लॉक कर दिया, फिर उस मैसेज को मैंने ट्रांसमिट कर दिया एक चैनल और मीडियम के थ्रू, फिर रिसीवर ने उस मैसेज को रिसीव किया, उसको डिकोड किया और उसने फिर क्या दी, फीडबैक दी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसको आप क्या बोल देते हो, दिस इज व्हाट अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपका कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कल आपका बच्चे ऑफ रहेगा, सैटरडे आपकी क्लासेस लगेंगी, ठीक है। कल की क्लासेस हैं वो सैटरडे लगेंगी, मतलब सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ होता है ना, तो वो आपको कल और संडे ऑफ रहेगा, क्योंकि कल कुछ इंपॉर्टेंट बात है, तो कल मैं आपको ऑफ दूंगा। कल वाली क्लासेस में परसों को शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। हाँ, कल आपका ऑफ रहेगा, मुझे लगा मैं आपको पहले बता देता हूँ, ताकि हाँ पूरा दिन ही ऑफ रहेगा, कल कोई क्लास नहीं होगी, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो पढ़ाई है उसको शेड्यूल करें। चलो, आई थिंक बाकी कल पढ़ेंगे, आज के लिए काफी है। उम्मीद करता हूं आपको कम्युनिकेशन के बेसिक, देखो कम्युनिकेशन को ना रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से समझने की कोशिश करो, खुद की एग्जांपल्स क्रिएट करने की कोशिश करो, खुद की एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। जैसे हर रोज तो आप कम्युनिकेशन देख रहे हो, है ना, आप कितना कम्युनिकेशन करते हो हर रोज। कम्युनिकेशन सोशल और कल्चरल में, देखो सोशल में आप ओवरऑल सोसाइटी की बात कर लेते हो, और कल्चर में आप पर्सन टू पर्सन अलग अलग कल्चर को अलग अलग कंटेक्स्ट से देखते हो। सर आफ्टर JRF we have to face interview for the job, what kind of problems we have to face at the time। देखो उसके लिए ना एक अनअकैडमी पे ही आपको एक वो इन्होंने PhD की एक सीरीज चला रखी है, आप उसमें टीचर्स के सेशन देख सकते हो, उसमें वो बताते हैं PhD के बारे में, गाइड करते हैं। अभी एक सीरीज आई थिंक चल रही है जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के कंसेप्ट पूछे जाते हैं। तो अब अभी उस चीज के बारे में मत सोचिए, अभी आप उस चीज के बारे में मत सोचिए, वो भी हो जाएगा। पहले JRF तो क्लियर करो ना, वो भी हो जाएगा अपने आप, उसकी टेंशन मत लीजिए। JRF एक बड़ी चीज है, एडमिशन लेना, PhD करना, इट इज नॉट अ बिग डील। वो चीज जब आपका JRF हो गया ना, तो कहीं ना कहीं आपकी एडमिशन हो ही जाएगी, ये मान के चलो। तो वो एक सिंपल चीज है, ये थोड़ी डिफिकल्ट है। सब्सटेंस का मतलब होता है कि उस चीज की इंपॉर्टेंस, मेरे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए कौन सी इंपॉर्टेंस है, मेरे लिए उस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है। वही क्रिकेट वाला एग्जांपल दिया था, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था ना। अब इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करो, बोलो कि बॉयज और गर्ल्स, ये कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, सब्सटेंस से आपको एक और एग्जांपल याद आ गई। बोला कि एक साइड पे बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, आप इनको एक्सट्रीम लेवल पे खुश और एक्सट्रीम लेवल पे दुखी कैसे कर सकते हो। एग्जांपल समझिएगा, सब्सटेंस आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बोला कि लड़कियों को एक ऐसी सिचुएशन जिसमें वो बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा दुखी हो, कैसे होगा। बोला लड़कियों को एक ऐसे रूम में बंद कर दो जहां पर 500 ड्रेस पड़ी हो, भर भर के शॉपिंग का सामान पड़ा हो, भर भर के मेकअप का सामान पड़ा हो। बोला अगर उनको ऐसे रूम में डाल दिया जाए तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। बोला सेम टाइम पे उनको परेशान भी करना है, बोला उस रूम को बंद कर दो और उस रूम में कोई शीशा ना हो, लड़कियों के पास कोई ऐसा साधन ना हो जिससे वो अपने आप को देख पाए। तो ये सारी खुशी है वो धरी की धरी रह जाएगी। बोला ये तो हो गया गर्ल्स का सब्सटेंस, मतलब उनका उस चीज में इंटरेस्ट है। और बॉयज को, फिर वो बोला कि बॉयज को क्या करेंगे, बोला बॉयज को 50-60 सुंदर सुंदर छोरियों के नंबर दे दो। बोला अच्छा, बहुत कुछ हो जाएगा। बोला फिर एक ऐसा रूम में बंद कर दो जहां पे नेटवर्क ही ना आ रहा हो। समझ रहे? सो दिस इज व्हाट वी कॉल सब्सटेंस। इसको सब्सटेंस बोलते हैं कि उस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है, मेरे लिए उस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर मेरा उस चीज में इंटरेस्ट होगा तभी मैं उस चीज के बारे में बात करूं। ठीक है जी,
सो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। ऑब्वियसली फीडबैक एनकोडिंग के बाद ही होगा ना बेटा। देखो देखो यहां पे आपने लॉक लगाया, यहां पे आपने उसको डिकोड किया, तो जब आप मैसेज को समझोगे तो फीडबैक उसके बाद ही दोगे ना, सिंपल सी बात। अगर आपको मैसेज समझ आया तभी तो आप फीडबैक। हाँ, डीआई कंप्लीट हो गया बच्चे। सिमिट्री और कॉम्प्लीमेंट, सिमिट्री का मतलब होता है सेम। सेम जैसे अगर दोनों बच्चे मैथ में अच्छे हैं तो उनके बीच में एक सिमिट्रिकल कम्युनिकेशन होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जब एक दूसरे की जो वीकनेसेस है उनको वो कंपनसेट करते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट 10 मिनट है हमारे पास। आपका कोई डाउट है या आप कुछ बात करना चाहते हो, सो स्टेज इज ऑल यूअर्स, यू कैन रेज योर हैंड्स। तो आज हम थोड़ी बात करेंगे आप लोगों के साथ। इफ यू वांट टू जस्ट रेज योर हैंड, जो भी बच्चा आना चाहता है। कोई नहीं आना चाहता, मतलब 1.5 घंटा लेक्चर देके कम्युनिकेशन, उसके बाद कोई कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार नहीं है। वाह बेटा वाह। मीडियम का मतलब हुआ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हो, जैसे ओरल, रिटन। और चैनल का मतलब उस मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे कन्वे कर रहे हो। चलिए सबसे पहले हमारे साथ हैं अब्दुल जी, हम इनसे बात करेंगे। लेट्स सी। हेलो सर। हेलो हेलो सर, सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। जी मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ। और मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में टीचर भी हूँ। मुझे वक्त नहीं मिलता, तो आप थोड़ा बताइएगा कैसे वक्त निकाला जाए। ओके, वर्किंग हो आप? यस सर। ओके ओके। तो देखिए आपकी तरफ से डबल आवाज आ रही है। ओके, चलो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। इको हो रही थी, डबल आ रही थी। देखिए जो लोग वर्किंग है ना, मैं आपको बताता हूँ, जो लोग वर्किंग है, जॉब वगैरह कर रहे हैं, वो लोग ना अपने टाइम को थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, जो वर्किंग लोग होते हैं ना, उनके लिए हम ऐसा मान के चलो कि जो वर्किंग लोग होते हैं, सॉरी स्टक हो गया था। अच्छा चलो मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं। क्वेश्चन था वर्किंग से रिलेटेड कि जो लोग वर्किंग है, देखो आपके लिए जो सबसे बेस्ट टाइम होता है ना, वो टाइम होता है मॉर्निंग का। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि देखो आपकी एक रूटीन बनी हुई होती है कि सुबह आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे जाना होता है। तो अगर आप सुबह थोड़ा सा 1 घंटा 1.5 घंटा ज्यादा निकालना शुरू करोगे ना, क्योंकि शाम को देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब आप लोग शाम को आते हो ना तो उस टाइम पे आप लोग थक जाते हो, है ना, क्योंकि आप पूरा दिन काम करके आ रहे हो। आप किसी प्राइवेट जॉब में हो, बैंक में काम कर रहे हो, या किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, तो शाम को आके कहीं ना कहीं आप थक जाते हो। तो शाम को आप रेस्ट कीजिए, जितना टाइम आप अभी दे रहे हो वो तो दीजिए ही दीजिए। कोशिश कीजिए सुबह का टाइम आप देने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए ये जितनी भी पीडीएफ वगैरह होती है ना, इसको अपने फोन में ही रखो। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। लास्ट बैच में हमारे पास एक स्टूडेंट था, विजय नाम था उसका, वो वर्किंग था और उसकी 2.5 घंटे का सफर था। वो 2.5 घंटे सुबह जाता था मेट्रो में, 2.5 घंटे शाम को मेट्रो में आता था। वो मेट्रो में ही पढ़ता था। वो बोला सर मुझे और टाइम ही नहीं मिलता, मैंने मेट्रो में पढ़ के ही अपना जेआरएफ क्लियर कर लिया। वो बोला मैं एक पर्टिकुलर सीट थी मेरी, वहीं पे बैठता था और मैं अपने नोट्स हैं उसको क्या करता था, मेरे फोन में भी रहते थे और मेरी बुक में अपने साथ भी रखता था, और मैं मतलब 5 घंटे में ट्रेवलिंग में पढ़ते ही रहता था और उसका जेआरएफ क्लियर हुआ था। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी पढ़ाई में। हाँ, डेडिकेशन तो चाहिए ही बच्चे, बिना डेडिकेशन के काम नहीं चलेगा, बिना डेडिकेशन के नहीं चलेगा। कम्युनिकेशन के बारे में बच्चे अब सेशन लेंगे अलग से, पर्टिकुलर एक अलग सेशन होगा पूरा।
शक्ति देखिए, आप किसी एक एजुकेटर को फॉलो कीजिए जो आपको पूरा पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ा रहा हो। सब एजुकेटर्स को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं बनता। हेलो 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 हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही थी आप। चलिए जी, पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा। और शुरू कर ही दिया ऑलरेडी, हमने काफी पढ़ लिया है। हेलो 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 हेलो, क्या हुआ? आवाज क्यों नहीं आ रही आज किसी की भी? बहुत नाइंसाफी है। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मिनिमम मैं 29 आवर्स मेरी वर्किंग है, तो सर मिनिमम कितने घंटे रोज पढ़ने से जेआरएफ क्लियर हो जाएगी? मतलब मिनिमम कितने देर पढ़ना ही चाहिए? पेपर 1 एंड पेपर 2 डेली बेसिस में पढ़ती हूँ, लेकिन मिनिमम कितने देर पढ़ने चाहिए कि? देखिए एक ना ये प्रॉब्लम या ये क्वेश्चन ना बहुत सारे बच्चों का आता है कि कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, कितने आवर्स सर पढ़ने चाहिए। डेडिकेशन के साथ। देखिए मुझे आवर्स, जितने देर पढ़ती हूँ मैं डेडिकेटेड होके ही पढ़ती हूँ। अगर मैं 1 घंटे ही पढ़ी हूँ मैं तो वही उतने बता देर। रहा हूँ। देखिए आर्ट्स का कोई कंसेप्ट नहीं होता कि अगर कोई बंदा बोले कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा या, आप जितना भी पढ़ रहे हो ना बच्चे, आप उसको प्रोडक्टिव रखो। उसका देखो, आपने 2 घंटे पढ़े और 2 घंटे आपने बहुत प्रोडक्टिव तरीके से पढ़ा, तो आपके वो बहुत अच्छे हैं। अदरवाइज अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो और उसमें से प्रोडक्टिव सिर्फ 2 घंटे ही है, तो ये 10 घंटे और 2 घंटे बराबर हो जाएंगे। पॉइंट ये है कि आप जितना भी टाइम निकाल रहे हो ना, उस टाइम पे सिर्फ आपका फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। उस टाइम पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। उस टाइम पे कोई ऐसा नहीं है कि आप उसमें उस टाइम पे मोबाइल यूज कर रहे हो, इंस्टा पे नोटिफिकेशन चेक कर रहे हो, आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है। आप दिन में 2 घंटे निकालो, 2.5 घंटे निकालो, 3 घंटे निकालो, जितना आप निकाल सकते हो, बट उस टाइम पे और कुछ नहीं होना चाहिए। यू शुड बी 110% प्रोडक्टिव, दैट इज द ओनली क्राइटेरिया। फिर घंटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ दिन में 3 घंटे पढ़ते थे, उनका जेआरएफ हुआ, और 10-10 घंटे पढ़ने वालों का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो 10 घंटे में प्रोडक्टिविटी नहीं थी। आप लोगों की पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी होनी ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू कि कितने आवर्स पढ़ रहे हो। ठीक है सर एक्सक्यूज मी सर। जी। सर लेट्स से कि मैं नोट्स अगर मैं नहीं, लेट्स से कि मैं मुझे नोट्स बनाने की टाइम नहीं मिलती है, मैं ट्रैवलिंग बेसिस में मैं स्टडीज करती हूँ। तो अगर ट्रैवलिंग बेसिस में मैं स्टडीज करके मैं टाइम टू टाइम बस मैं पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लेती हूँ। बस एग्जामिनेशन टाइम में, प्रीवियस टाइम में एग्जामिनेशन टाइम में से रिविजन की थी, एंड जो भी क्लासेस होते हैं आपके, बस मैं उसे ही एक ही वीडियोस को मैं रेगुलर बेसिस में मैं देखते रहती हूँ। जैसे टू टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स मैं उसी को देखते रहती हूँ। तो बस सर क्या वीडियोस को दोबारा देखने देखने से अगर मैं नोट्स नहीं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि एनी वो मेरे दिमाग में ऐसे भी जाने, बिकॉज आई एम ए कॉमर्स टीचर, मैं एनी बच्चों को कॉमर्स और अकाउंट्स ही पढ़ा रही हूँ। तो ये है कि मेरी सब्जेक्ट से लिंकिंग प्रैक्टिकल बेसिस में भी है। तो मुझे ऐसा लगा कि आप वीडियोस से कोई टाइम टू टाइम देखने से क्या पॉसिबिलिटी है कि मुझे कुछ अपने स्ट्रैटेजीज चेंज करने चाहिए? नहीं देखिए, वेट तो आप देख सकते हैं, बट अगर आप नोट्स बिल्कुल नहीं बना रहे ना, तो वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपको। आप कुछ ना कुछ तो बनाइए ना। नोट्स इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप बिल्कुल ही नहीं बना रहे हो ना, यू शुड लाइक बहुत ज्यादा नहीं, एटलीस्ट इतने तो हो ना कि आपके पास मेन मेन की पॉइंट्स तो लिखे हुए हो हर टॉपिक के। अगर आप बिल्कुल ही नहीं बना रहे हो तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। उससे अच्छा है कि अगर आप बार बार वीडियो देखने की बजाय एक बार वीडियो को अच्छे से देख के दूसरी बार उसके नोट्स को रिवाइज करोगे तो वो ज्यादा यूजफुल होगा, मुझे लगता है। क्योंकि पेपर के अच्छा। टाइम पे जाके ना
आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा दोबारा वीडियो देखने का। रिवीजन मतलब नोट्स का फायदा आपको ये दिनों में नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं, इन दिनों में आपको नोट्स का फायदा नहीं होगा। नोट्स का जो सबसे ज्यादा फायदा होता है वो पेपर से 1 मंथ पहले होता है, जब आपके पास टाइम की बहुत कमी होती है और पढ़ने के लिए बहुत होता है, वहां पे आप लोगों को वो चीजें फायदा। ओके सर। सर मैं लास्ट टाइम में एक स्ट्रैटेजी ये की थी कि मैं 1 मंथ पहले एग्जाम से पहले मैं सभी वीडियोस पर आपसे ही मतलब सभी वीडियोस आपसे ही पढ़ी थी, लेकिन बस 1 मंथ पहले एग्जामिनेशन टाइम मैं बुक से रिवीजन की थी। मतलब सर अगर आप जो आपने खुद के नोट्स बनाए हैं ना आप उससे रिकॉल करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। हेलो 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 हाँ जी हेलो सर, सुन पा रही हैं आप? जी 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 मेरा PYQ में बहुत दिक्कत है, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता हूँ PYQ के, बस कुछ सलाह दीजिए कैसे करूँ। किससे रिलेटेड? पेपर 1। नहीं क्या बोला, DA बोला? नहीं सर, PYQ में दिक्कत आ रही है। ओके ओके मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो कैसे मैनेज करूँ टाइम टोटल, तो बता दीजिए। ओके ठीक है। देखिए PYQ की प्रैक्टिस के लिए तो देखो एक बात तो समझ लीजिए, जब आप MCQ की प्रैक्टिस करते हो ना तो उसमें आपको टाइम है वो कम लगता है, सबसे पहली बात तो ये। और दूसरा ऐसा होता है कि PYQ की प्रैक्टिस के लिए ना जब आपको टाइम की प्रॉब्लम आती है ना तो आप एक चीज के लिए टाइम देखो, जब आपको 2-3 चीजें करनी होती हैं और आपके पास टाइम की दिक्कत नहीं होती तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज को छोड़ रहे हो, आप किसी चीज को बाद में करते हो और उसकी जगह पर आप अपने दूसरे जो वो क्या होते हैं दूसरे चीज को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो। जैसे आप PYQ का आपने कोई स्लॉट नहीं रखा हुआ तो कोशिश कीजिए कि आप PYQ का कोई स्लॉट रखिए, चाहे हर रोज 30 मिनट का स्लॉट रख सकते हो, या आप सैटरडे संडे के लिए किसी क्लासेस को आगे मूव ऑन कर सकते हो। जैसे आप सोचते हो कि सैटरडे शनिवार को मैं या शुक्रवार को मैं कोई क्लास अटेंड नहीं करूंगी, ये क्लासेस को मैं बाद में रिकॉर्डिंग से करूंगी और इस टाइम पे मैं सिर्फ PYQ करूंगी। तो इस तरीके से आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हो। ठीक है सर। सर डेली बेसिस में करना अच्छा है और वीकली बेसिस में? आप जैसे भी कर सकते हो, अगर आप डेली टाइम निकाल सकते हो तो डेली, अदरवाइज वीकली भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू सर। तो देखिए जो बच्चे नए हैं वो पूछ रहे हैं कि सर क्या करें, अभी आप इस कोर्स को फॉलो करो और इससे पहले जो हमने फाउंडेशन कोर्स रखा है, उसके बाद DA का कोर्स हो चुका है, रिसर्च का कोर्स है और उसके साथ साथ टीचिंग का कोर्स है, आप उनकी रिकॉर्डिंग से कवर कीजिए, उनकी रिकॉर्डिंग्स को कवर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी, इस कोर्स को रेगुलरली कीजिए, इसको लाइव कीजिए और बाकी जो हो चुका है उसे रिकॉर्डिंग से कीजिए। हेलो हेलो सर, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी सर मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि सर पेपर फर्स्ट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, एक्चुअली मैं न्यू हूं, तो मैं स्टार्ट करूं सर, बेसिक कैसे स्टार्ट करूं सर? देखिए मैं वही बता रहा हूं, अगर आप मेरी प्रोफाइल में जाओगे ना तो आप कंप्लीटेड कोर्स में जाइए, मतलब कंप्लीटेड कोर्स में जाओगे ना तो वहां पे आपको एक फाउंडेशन कोर्स मिलेगा पेपर 1 का। यस सर। आप उसको देख लो, उसके अंदर 3-4 क्लासेस है, आपको एकदम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद फिर आप एक एक यूनिट को, जैसे DI वाला कोर्स है उसको रिकॉर्डिंग से कवर कीजिए, टीचिंग वाला कोर्स है उसको रिकॉर्डिंग से कवर कीजिए। उस तरीके से जब उसमें, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में मैंने सब बता रखा है कि आप किस तरीके से चीजों को आगे कंटिन्यू करने वाले। सर नोट्स के साथ ना सर? सब कुछ उसमें, नोट्स बनाना भी बताया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है आपको, उस कोर्स को देख लो। जो भी बच्चा न्यू है ना, बस उस एक कोर्स को देख लो, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर कभी कभी मतलब पढ़ाई के साथ डिमोटिवेट फील होता है, तो सर हम मोटिवेट कैसे हो? ओके सो देखिए ये तो सब लोगों के साथ ही प्रॉब्लम आएगी, अभी तो बहुत कम है, जैसे जैसे पेपर आएगा ये लेवल अब बढ़ता जाएगा। देखिए जब भी आप डिमोटिवेटेड फील करते हो ना तो बस सिर्फ आप एक चीज को याद रखिए कि आपने ये शुरू क्यों किया था और आप कितनी दूर तक आ चुके हो, किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। क्योंकि देखो खुद की मोटिवेशन से बड़ी कोई मोटिवेशन नहीं होती। अगर आप, मैं तो चलो हर महीने में आ जाया करूंगा एक सेशन लेके मोटिवेशन का, बट वो उतना काम नहीं करेगा जितना अंदर से। जब डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो ना तो आप उस चीज को रियलाइज करो कि जब मेरा एग्जाम क्लियर होगा तो मेरी लाइफ में क्या क्या चीजें चेंज होने वाली हैं। तो
तो आप अच्छी चीजों के बारे में सोचोगे तो वो चीजें आपको मोटिवेट करेंगी काम करने के लिए कि कोई दिक्कत नहीं है, ये सबके साथ ही होता है। मोटिवेशन डिमोटिवेट होने का मतलब यही है कि आप मेहनत कर रहे हो तभी आप डिमोटिवेटेड फील करते हो। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखने का मतलब यही है कि अपने साथ बात करो, अपने साथ डिस्कशन करो कि अब अगर मैं डिमोटिवेटेड हो जाऊंगी तो मेरे लिए सारी चीजें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरी एक प्रॉब्लम है सर, मैं कम्युनिकेशन में सर किसी पर्सन से बात करने में मुझे दिक्कत होती है सर, मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल कैसे इम्प्रूव करूं? ओके, देखिए ये प्रॉब्लम सब लोगों को होगी, मतलब सबको तो नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को प्रॉब्लम होती है ये। देखिए इसके लिए ना जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, या मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, इसमें ना सबसे बेस्ट तरीका होता है मिरर स्पीकिंग। मिरर स्पीकिंग बेसिकली क्या होता है कि आप कोई भी चीज कर रहे हो, आप कुछ भी पढ़ना चाहते हो या कुछ भी आप अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना चाहते हो, तो चाहे आप हर रोज 10 लाइंस की प्रैक्टिस करो, आप मिरर को देख के उस चीज की प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसमें आपको ये फील होगा कि आप किसी पर्सन के साथ बात कर रहे हो। जब आप मिरर स्पीकिंग करोगे, हर रोज एक 10 मिनट की मिरर स्पीकिंग शुरू कर दीजिए, 1 महीने के अंदर आपको अपने अंदर एक ड्रास्टिकल चेंज नजर आएगा। मतलब बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना हमें, ड्रास्टिकल चेंज आपको नजर आएगा सिर्फ 10 मिनट, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ हम लोगों की बॉडी लैंग्वेज पता है क्यों खराब है, क्योंकि हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज नजर ही नहीं आती। आपको पता है टीचर्स जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी क्यों हो जाती है, क्योंकि उनको खुद को नजर आता है कि हम अपने आप को देख रहे होते हैं कि मैं जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ क्या वो सही कर रहा हूँ, जबकि ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। आप किसी के साथ बात कर रहे हो, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आती। तो ये जरूरी है कि आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज नजर आए। उसके लिए अगर आप मिरर में देख के प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी इंप्रूव करोगे, और अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होती है तो उससे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। जी सर, एक प्रॉब्लम और है सर किसी न्यू पर्सन से जब मैं बात करती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है कि मैं कैसे उनसे बात करूं। देखिए वही सुबह वाली बात, इसमें भी रैबिट वाली कहानी आ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, अगर आप बात नहीं करोगे तो कुछ नहीं करोगे, खा थोड़ी जाएगा, भूत थोड़ी है, इतने बड़े बड़े दांत है कि निकाल के खा जाएगा। नॉर्मल है, एज अ पर्सन, उसको एज अ फ्रेंड, एज अ पर्सन ही मान के चलो कि हाँ ठीक है मुझे बात करनी है। मतलब वही है, आप कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, आई होप कि हमने काफी सारी चीजों के बारे में बात की है। पूजा आप देख सकते हो बच्चे, क्योंकि देखो मैं तो सारे टॉपिक ही पढ़ाऊंगा इस बैच में, जो हो चुके हैं वो भी शायद दोबारा होंगे अगर आपका पेपर डिले होता है, अदरवाइज वो टॉपिक दोबारा पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से आप कोशिश कीजिए कि डीआई का कोर्स तो सब बच्चे रिकॉर्डिंग से कवर कर लो, क्योंकि डीआई में आपको सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी। ठीक है, राइट। चलिए, बाकी हम अगली क्लास में मौका देंगे सब बच्चों को। कोशिश किया करो लास्ट के 15 मिनट में हम बात किया करेंगे सब लोगों के साथ, तो बोला करो, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लास में कम्युनिकेशन करोगे तो भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समझ रहे हो। अगर आप क्लास में भी बात करोगे बच्चे तो भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो डेली हम कोशिश किया करेंगे, थोड़ा टाइम दें आप लोगों को भी अपने आप को एक्सप्रेस करने का। जो आपके डाउट्स होते हैं या कुछ भी होता है आप उसको पूछिए, या आप वैसे भी कुछ बात करना चाहते हो तो उससे बात करेंगे, क्योंकि ये यूनिट में ये सारी चीजों को हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। हेजिटेशन को ही तो दूर करना है ना बच्चे। देखो हेजिटेशन यहाँ पर तो चल जाएगी, कल को क्लास में जाके अब आप सोच रहे हो, आप एक बात को सोचो कि अगर मुझे पढ़ाते टाइम हेजिटेशन होगी तो क्या मैं पढ़ा पाऊंगा। अब एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पर पढ़ाते हुए आपसे बात करते हुए हेजिटेशन हो तो क्या मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, नहीं। तो हेजिटेशन जैसी कोई बात नहीं होती है, इसका भी एक तरीका होता है, वो मैं आपको आने वाली किसी ना किसी क्लास में जरूर सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मिलते हैं 2 बजे।